मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको राज्य की मार्क्सवादी अवधारणा अर्थात कि कार्ल मार्क्स ने राज्य को किस प्रकार से विश्लेषित किया है, रेखांकित किया है, राज्य के बारे में जो उनका समग्र चिंतन है वो किस प्रकार से आदिम समाज से, आदिम साम्यवाद से लेकर और जो एक आदर्श उनका साम्यवादी समाज की स्थापना करना है, तो उस स्टेजेज में किस प्रकार से राज्य की भूमिका रही है, राज्य की कार्य प्रणाली रही है, तो वो सारा सब इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो कृपया ध्यानपूर्वक आप अच्छी प्रकार से सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें एक एक करके मैं मार्क्स के जो मूल बातें हैं राज्य को लेकर उनको रखने जा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम जो उनका विचार है वो ये है कि राज्य की उत्पत्ति का कारण कार्ल मार्क्स है वो वर्ग विभेद मानते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि प्लेटो, अरस्तु और भी अनेक विचारक हैं जो राज्य को एक स्वाभाविक और नैतिक संस्था मानते हैं। जैसे इसमें आप हीगल को भी ले सकते हो। तो वो इसको बड़ी नैतिक संस्था मानते हैं कि अच्छे कार्यों के लिए ये है, सारी अच्छाइयाँ हैं वो निहित हैं इसमें। जबकि मार्क्स है वो राज्य को एक वर्गीय संस्था के रूप में देखते हैं। आदिम साम्यवादी अवस्था में समाज के सदस्यों के बीच हितों का कोई संघर्ष नहीं था, इसलिए संपूर्ण समाज मिलकर अपने मामलों का प्रबंध स्वयं ही कर लेता था और राज्य का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन दास प्रथा के युग में स्थिति बदल गई। इस युग में स्वामियों के हाथों में भूमि, संपत्ति और उत्पादन के समस्त साधन थे, उनके हाथों में आ गए। जो स्वामी है, जिन्होंने ज़मीन पर अधिकार कर लिया और फिर संपत्ति और उत्पादन के जो भी संसाधन थे उन पर समस्त पर उन स्वामियों का अधिकार हो गया और वे दासों का शोषण करते थे। स्वामी वर्ग के सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। जो स्वामी वर्ग था वो तो संख्या में बहुत ही कम गिने गिने लोग थे, अल्पसंख्यक संख्या में बहुत ही कम थे। इनकी संख्या बहुत कम थी और बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए उन्हें शक्ति का आश्रय लेना पड़ा। इसके द्वारा सेना, पुलिस, न्यायालय और कारागार आदि की व्यवस्था करनी पड़ी। इन संस्थाओं पर उन लोगों का अधिकार था, ये जो जितने भी संस्थाएं बनाई उन पर अधिकार स्वामी वर्ग का ही था, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। जो शोषक वर्ग के समर्थक थे उन लोगों का जेल है, न्यायालय है, पुलिस है, सेना है, उस पर अधिकार था। और यहीं से राज्य संस्था का सूत्रपात होता है। इस प्रकार राज्य संस्था का निर्माण एक वर्ग कौन सा, जो स्वामी वर्ग है, जो अल्पसंख्यक है, संख्या में वो बहुत कम लोग का, अल्पसंख्यक वर्ग का या स्वामी वर्ग का दूसरे वर्ग पर जो बहुसंख्यक है आधिपत्य स्थापित करने के लिए किया गया। आधिपत्य बनाए रखने के लिए, नियंत्रित करने के लिए ये राज्य नाम की संस्था अस्तित्व में आई है। तो इस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने बहुत ही सुंदरतम प्रकार से ये जो स्थिति है इसको प्रकट किया है, समझाया। दूसरा है राज्य वर्ग शोषण का यंत्र है। राज्य संस्था सदैव ही शोषक वर्ग के सहायक
के रूप में कार्य करती रही है। सामंती युग में राज्य की शक्ति और साधनों पर सामंतों का अधिकार होता था और इस अधिकार के माध्यम से वे बहुसंख्यक कृषक जनता का शोषण एवं उत्पीड़न करते थे। पूंजीवादी युग में राज्य संस्था पर पूंजीपति वर्ग का आधिपत्य है और पूंजीपति वर्ग राज्य संस्था की सहायता से श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। मार्क्स के अनुसार ये बात प्राचीन काल के निरंकुश राज्यों के समान ही वर्तमान काल के तथाकथित लोकतंत्रीय राज्यों के संबंध में भी सत्य है। इन राज्यों में लोकतंत्र केवल दिखावे की ही वस्तु होती है और राज्य की शक्ति वास्तव में पूंजीपति वर्ग एवं उसके समर्थकों के हाथों में होती है। तो ये भी अच्छी प्रकार से यहाँ पर बता दिया गया है कि जो पहले वाले ज़माने में निरंकुश शासक हुआ करते थे, शासन जो से राजतंत्र, और उसमें भी राज्य है वो कुछ लोगों के लिए था, और लोकतंत्र जो जनता का शासन कहते हैं इसमें भी ये दिखावा मात्र है। वास्तविक जो शासन को संचालित करने वाली शक्ति है वो पूंजीपतियों के हाथों में है और पूंजीपति राज्य नाम की शक्ति का अपने लाभ के लिए, अपने हितों की पूर्ति के लिए, संवर्धन के लिए इसका प्रयोग करते रहते हैं। तो मार्क्स ने तो यहाँ तक बता दिया, कह दिया है। और मार्क्स के शब्दों में राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। ये मार्क्स ने अपने शब्दों में कह दिया है कि वो तो एक राज्य है, वो तो यंत्र ट्यूल मात्र है और इसमें एक वर्ग जो संख्या में कम है, जो शक्तिशाली है, उत्पादन के सारे साधनों पर उसका अधिकार है, वो राज्य की मदद से, सहायता से बहुसंख्यकों का शोषण करते हैं जो कमज़ोर हैं, दलित हैं। तो ये एंजल्स के शब्दों में, एंजल्स ने भी देखो क्या कहा है, राज्य अपने सभी रूपों में एकमात्र शासक वर्ग की संस्था रही है और प्रत्येक अवस्था में इसने दलित या शोषित वर्ग को दबाए रखने का ही कार्य किया है। तो एंजल्स ने भी ये राज्य के बारे में स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। इसमें अगला ले रहे हैं, अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। जो ट्रांजिशनल पीरियड है, संक्रमण काल, उसमें देखो क्या बताया है। मार्क्स राज्य को अनावश्यक कहकर उसके विलीनीकरण में तो विश्वास करता है, लेकिन इसके साथ ही वह ये मानता है कि साम्यवादी क्रांति के प्रथम चरण में ही राज्य का अंत संभव या वांछनीय नहीं है। पूंजीवाद के अंत के बाद भी राज्य कुछ समय तक अस्तित्व में रहेगा और इस काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट क्लास स्थापित होगा। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित होगा। इस काल में राज्य की शक्ति का प्रयोग सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूंजीपतियों के प्रतिरोध को कुचलने, क्योंकि पूंजीपति फिर भी सिर खड़ा कर सकते हैं, वो संगठित हो सकते हैं, तथा पूंजीवाद के अवशेषों को, जो अवशेष थे, उनको भी तो धीरे धीरे करके समाप्त करना है ना, उसमें थोड़ा समय लगता है। अवशेषों को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। मार्क्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र में कहा है कि अंतरिम काल में, जो ट्रांजिशनल पीरियड है, संक्रमण काल में, सर्वहारा वर्ग की अधिनायकवादी सरकार द्वारा वैयक्तिक संपत्ति के उन्मूलन, जो सारी संपत्ति पर जिन्होंने कब्जा कर रखा था, तो ये व्यक्तिगत जो संपत्ति किसी भी कम या अधिक मात्रा में है उसका उन्मूलन
उनको समाप्त करना, पैतृक अधिकारों की समाप्ति, यातायात तथा समाज वाहन जो प्रेस वगैरह है और कुछ जो के साधनों का राष्ट्रीयकरण, बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण तथा पूंजीवाद की जगह पूंजी को समाप्त करने के कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। मार्क्स इस सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद को ही वास्तविक लोकतंत्र मानता था। तो ये इस प्रकार से ये अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद होगा और उसमें जो पूंजीपति जो फिर कोई सिर उठाए उसको ठीक करना और पूंजीवाद के जो अवशेष थे उनको धीरे धीरे करके समाप्त करना और एक तो कम से कम इस कुछ समय के लिए वो मानते थे कि राज्य का अस्तित्व रहेगा और वो राज्य की शक्ति अब सर्वहारा वर्ग जो संख्या में अधिक है वो उन जो अल्पसंख्यक समाज जिसके हाथ में उत्पादन के वो सारी उनको समाप्त करने में लगाएगा। तो ये होगा इसमें। और इसमें आखिरी अगला है राज्य विहीन व वर्ग विहीन समाज की स्थापना का आदर्श। साम्यवादी राज्य का अस्तित्व वर्ग संघर्ष के कारण मानते हैं। साम्यवादी विचारधारा है वो राज्य का अस्तित्व वर्ग संघर्ष के कारण ही मानते हैं कि वर्ग है और उनमें से उनके अनुसार राज्य एक स्थायी संस्था नहीं है। अतः उनका विचार है कि सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद के बाद जब विरोधी वर्गों का अंत हो जाएगा तो राज्य की सत्ता का भी अंत हो जाएगा और राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना के बाद वास्तविक साम्यवादी समाज का प्रारंभ होगा। राज्यहीन और वर्गविहीन आदर्श समाज में धर्म, जाति, रंग, धन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और प्रत्येक को अधिकतम न्याय प्राप्त होगा। ऐसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से परिश्रम करना पड़ेगा और उत्पादन सामाजिक आवश्यकताओं के अधीन होगा। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं और योग्यता के अनुरूप वस्तुएं व पारिश्रमिक प्राप्त होगा। जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है ना, कहा गया है ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स एंड ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। और जो व्यक्ति काम करने में सक्षम नहीं, योग्य नहीं है, उसके लिए सामाजिक सहायता और सामाजिक बीमे की व्यवस्था होगी, सोशल सिक्योरिटी और सोशल इंश्योरेंस उनका होगा। तो समाज फिर वो जो काम करने की स्थिति में नहीं है, वृद्ध हो जाते हैं, तो वो समाज का फिर जिम्मा हो जाता है, तो वो सोशल सिक्योरिटी में आ जाता है। और आखिर में हम उपसंहार के रूप में कर सकते हैं कि मार्क्स है कि मार्क्स जिस तरह की साम्यवादी सामाजिक आर्थिक संरचना की कल्पना करता है, उसमें व्यक्ति और समाज के पूरी तरह स्वतंत्र होने, उनकी हर तरह की तरक्की की सहूलियतें होने की कल्पना की गई हैं। उत्पादन के साधनों पर चंद पूंजीपतियों का नहीं बल्कि पूरे समाज का मालिकाना हक होगा। मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की गुंजाइश नहीं होगी, भूख, बेकारी, गरीबी नहीं होगी। और जैसा कि मार्क्स के शब्दों को थोड़ा यहाँ पर मैं उद्धृत करना आवश्यक समझता हूँ, तो मार्क्स क्या कहते हैं, प्रत्येक बुजुर्गा समाज तथा उसके वर्गों और वर्ग विरोधों के स्थान पर एक ऐसे समाज की स्थापना करेंगे जिसमें प्रत्येक का स्वतंत्र विकास सभी के स्वतंत्र विकास की आवश्यक शर्त होगी।
तो इस प्रकार से ये आज मैंने आपको बताया है, और अब मैं यहीं मेरी वाणी को विश्राम देना चाहूँगा। आपने शांतिपूर्वक सुना, ध्यानपूर्वक सुना, और अच्छी प्रकार से इसको समझा होगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।